नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादिपद्मं लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतिघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृदयं सुखपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविला सच्चारोपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक आप सभी के ग्रुप में हमने भेजा है रंजक पित्त के बारे में। इससे पूर्व एक क्लास और भी हो चुका है रंजक पित्त के बारे में। क्या हो चुका है रंजक पित्त का? तो रंजक पित्त का जो है स्थान, ये जो है टॉपिक हो चुका है। तो रंजक पित्त के कार्य भी, स्थान भी हमने बताया। लेकिन आज का टॉपिक इसके आगे है कि और भी आचार्यों के अनुसार रंजक पित्त का क्या है, कार्य, स्थान, ये सभी, और रंजक पित्त के विकृति कारण क्या क्या होता है। तो ये सारी जो है आज के टॉपिक में कवर किया गया है। तो रंजक पित्त के बारे में आज पढ़ना शुरू करते हैं। इससे पहले जो है थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। तो रंजक पित्त के बारे में मैंने कल के टॉपिक कल क्लास नहीं ले पाए थे, क्षमा चाहते हैं। तो परसों के क्लास में जो है रंजक पित्त के बारे में मैंने बताया था कि रंजक पित्त अमाशय में रहता है। ऐसा जो है भागवत ऋषि कह रहे हैं, रंजक पित्त अमाश्रयाश्रम पित्तम रंजकम रस रंजनाथ, यानी कि अमाशय में रहता है, वह रस को रंग देने के कारण रंजक पित्त कहलाता है। और सुश्रुत ने इसे रंजक अग्नि कहा है, रंजको अग्नि रीति संज्ञा। तो आज ये भी जानेंगे कि रंजक अग्नि क्यों कहते हैं, सुश्रुत ऋषि रंजक अग्नि क्यों कह रहे हैं। पाचक अग्नि कह रहे हैं, रंजक अग्नि कह रहे हैं, साधक अग्नि कह रहे हैं, भ्राजक अग्नि कह रहे हैं, आलोचक अग्नि। तो अग्नि रीति संज्ञा ये भी आज के क्लास में कवर किया गया है। तो आज हम लोग जो है रंजक पित्त का जो है वास्तविक स्थान को देखने वाले हैं। रंजक पित्त का आश्रय स्थान, यानी कि आचार्यों के अनुसार से क्या कहना चाह रहे हैं, भागवत ऋषि, सुश्रुत ऋषि, सारंगधर, चरक ऋषि, जो भी है शास्त्रों में, इसके आधार पे रंजक पित्त के बारे में आज समझेंगे। तो रंजक पित्त जो है इसका पंचभौतिक संरचना मैंने बता दिया था, यही आपको समझना है। तेज महाभूत और आप महाभूत इसकी जो है प्रधान है। तो रंजक पित्त जो है आपके अभी अमाशय में देख लिया आपने, और फिर जो है आपको पकवास से रंजक पित्त जो है आपके यकृत और प्लीहा में रहता है, ऐसा बताया। अग्नाशय यकृत प्लीहो, है ना। तो ये जो है भाव प्रकाश निघंटु में या सारंगधर संहिता में भी यही बात किया गया है, यकृत और प्लीहा, ठीक है। तो रंजक पित्त का कार्य क्या है? तो रंजक पित्त का कार्य है यकृत और प्लीहा, इसका स्थान बताया गया है। और भागवत ने या सभी ऋषियों ने कार्य तो एक ही बताया है कि रस को रंगने का कार्य, है ना। तो ये सभी है, रंजक पित्त का कार्य है रंजन करना, है ना। तो ये है। आज हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। तो यहाँ से आज का टॉपिक है अपना रंजक अग्नि क्यों कहते हैं, सुश्रुत ऋषि ने रंजक अग्नि क्यों कहा है, यहीं से आज का टॉपिक शुरू होता है जी। तो कोई भी साथी पढ़िए यहाँ पे, रंजक अग्नि, सुश्रुत ऋषि रंजक अग्नि। रंजक पित्त तेज प्लस आप। सुश्रुत ऋषि ने रंजक पित्त को रंजक अग्नि कहा है, चूंकि सभी प्रकार के पित्त को शरीर में अग्नि का रूप और प्रतिनिधित्व माना जाता है, इसलिए पित्त के प्रत्येक उप प्रकार को अग्नि
अग्नि प्रत्यय दिया जाता है। इस प्रकार रंजक पित्त को रंजक अग्नि भी कहा जाता है। देखिए, सुश्रुत ऋषि ने कहा है रंजक अग्नि, तो इसमें कुछ विशेष तो नहीं है, क्योंकि चूंकि सभी प्रकार के पित्त को है ना अग्नि का रूप और प्रतिनिधित्व माना जाता है, प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए पित्त के प्रत्येक उप प्रकार को अग्नि प्रत्यय लगा दिया गया है जी। समझ रहे हैं कि रंजक अग्नि है, साधक अग्नि है, पाचक अग्नि है, तो ये प्रत्यय लगा दिया गया। तो इस प्रकार रंजक पित्त को रंजक अग्नि भी कह सकते हैं, पाचक अग्नि पित्त को पाचक अग्नि भी कह सकते हैं, साधक पित्त को साधक अग्नि कह सकते हैं, आलोचक पित्त को आलोचक अग्नि कह सकते हैं, भराजक पित्त को भराजक अग्नि कह सकते हैं। तो ये प्रत्यय लगा दिया गया है, क्योंकि पित्त को शरीर में अग्नि का रूप या प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए यहाँ पे पाचक अग्नि या फिर रंजक अग्नि नाम दे दिया है। सुश्रुत ऋषि ने स्पेशल किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ठीक है, इतना ही इसका था मतलब है ना, रंजक अग्नि को पाचक पित्त को रंजक अग्नि कहने का। आगे पढ़िए। रंजक पित्त के स्थान के संबंध में विभिन्न लेखकों ने अलग अलग राय दी है। सुश्रुत के अनुसार यकृत पित्त को रंगने का स्थान है। यकृत में स्थित होने के कारण रंजक पित्त यकृत से गुजरने पर रस ऊतक को रंग प्रदान करता है। हाँ, तो देखिए ऐसा इसमें बताया गया है कि आचार्यों ने क्या क्या कहा है, सुश्रुत ने क्या कहा, भागवत ने क्या कहा, भाव प्रकाश मिश्र ने क्या कहा। तो रंजक पित्त के स्थान के संबंध में विभिन्न लेखकों ने अलग अलग राय दिया है। तो सुश्रुत ने क्या दिया था, यकृत पित्त को, माने यकृत जो है, यकृत में रंजक पित्त रहता है, वहाँ पे है ना रस को रंगने का कार्य ऐसा बताया। यकृत में स्थित होने के कारण रंजक पित्त यकृत से गुजरने पे रस उत्तक यानी कि रस धातु को रंग प्रदान करता है। तो सुश्रुत ने यकृत पिलिहा जो बताया था यही बताया जा रहा है। भागवत ने कहा कि अमाशय में स्थित पित्त के उप प्रकार को रंजक पित्त कहा जाता है, क्योंकि यह रस को रंग देता है, ये भी बता दें। अब यहाँ से पढ़िए कि ऐसा जो भागवत सुश्रुत ये सब में बताया गया अंतर, तो ये सब अलग अलग मतों को जोड़ के हम क्या निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष पढ़िए। हम अलग अलग मतों को जोड़कर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आमाशय रंजक पित्त का उत्पादन करता है, लीवर और स्प्लीन इसे संग्रहित करता है और हृदय इसे पूरे शरीर में वितरित करता है। वैकल्पिक रूप से हम यह मान सकते हैं कि रंग देने वाला पित्त विभिन्न अंगों में मौजूद होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और रस का रंग 3 अलग अलग चरणों में होता है। सबसे पहले आमाशय में, फिर लीवर में और अंत में स्प्लीन में। हाँ, देखिए अब आपको समझ में आएगा कि भागवत सुश्रुत ये सब अलग अलग मत क्यों हैं और इसका निष्कर्ष क्या है। तो हम अलग अलग मतों को जोड़ करके हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि अमाशय रंजक पित्त का उत्पादन करता है। अमाशय यानी कि आपका स्टमक जो है रंजक पित्त का उत्पादन करता है। जिस प्रकार से बाइल जूस का उत्पादन कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। इसी प्रकार से ऐसा है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जो ब्रूनल ग्लैंड जो होता है रहता कहाँ है, अमाशय में रहता है, और ये अमाशय में रंजक पित्त का उत्पादन होता है। रंजक पित्त का उत्पादन अमाशय में होता है, क्योंकि उसका जो उत्पादन करने जहाँ से सिक्रेशन होता है वो ग्लैंड जो है, यानी कि कोई भी एंजाइम प्रोटीन ये सब कहाँ से होगा, सिक्रेशन तो होता है तो कोई ग्लैंड से ही हो सकता है ना। स्रावी ग्रंथि से जैसे लीवर हो सकता है ना। गॉल ब्लैडर तो स्रावी नहीं है, वो तो बस इकट्ठा होता है, स्टोरेज है वो तो केवल। तो इसी प्रकार से लीवर हो गया या स्टमक हो गया है ना, तो या फिर पैनक्रियाज हो गया, ऐसा ही कोई ग्लैंड से स्राव होगा। तो अमाशय रंजक पित्त का उत्पादन करता है। प्रोडक्शन कौन कर रहा है यहाँ पे, उत्पादन तो अमाशय कर रहा है जो रंजक पित्त का। तो इस कारण से भी क्या है कि भागवत ऋषि ने ये माना कि रंजक पित्त अमाशय में रहता है।
ये एक कारण हो गया। जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण आगे मैं बताने वाला हूँ। पहला कारण आपको समझ में आया कि अमाशय रंजक पित्त का उत्पादन करता है। क्यों, कैसे कहेंगे, तो क्योंकि अमाशय में ही ब्रूनल ग्लैंड होता है, तो इस ब्रूनल ग्लैंड ही ये रंजक पित्त का जो है सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या है कि अमाशय रंजक पित्त का उत्पादन करता है और लीवर और स्प्लीन इसे संग्रहित करते हैं। ये आपको समझना है कि लीवर है, स्प्लीन है, यानी कि यकृत और प्लीहा। यकृत क्या है और प्लीहा, तो यकृत प्लीहा देखिए इस प्रकार से आपको समझना है। यकृत हो गया, प्लीहा हो गया। राइट साइड ह्यूमन के जो है राइट साइड में आपका लीवर होता है और लेफ्ट साइड है ना आपका स्प्लीन होता है, और पेनक्रियाज भी लगभग लेफ्ट साइड होता है। क्या है कि पेनक्रियाज की जो टेल होता है यानी कि पूंछ की तरफ से वहीं पे लगा स्प्लीन होता है, देख सकते हैं, देखिए है ना, ये पेनक्रियाज है आपका, और इसका देखिए हेड इधर है ना, जो ग्रहणी के साइड में है, और आपका टेल जो है इस प्रकार से पीछे है, ये आपका लेफ्ट साइड है, और बॉडी इस प्रकार से। तो ये बहुत ही साफ साफ यहाँ पे बता दिया गया कि आपका लीवर, तो लीवर जो है आपका राइट साइड में, और लीवर के ठीक नीचे गॉल ब्लैडर, जहाँ पे गॉल ब्लैडर बाइल जूस इकट्ठा होता है, लीवर सिक्रेशन करता है, इसमें इकट्ठा होता है, और जब फैट ग्रहण हम करते हैं तो क्या है कि ये बाइल जूस आकर के वहाँ पे मिलता है, ये आपका ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। तो इस प्रकार से आपका ये जो दिख रहा है स्प्लीन, आपका ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर इधर ही, और या फिर कह सकते हैं पेनक्रियाज के टेल के इसके ऊपर। तो इस प्रकार से जो है आपका स्प्लीन रहता है। तो ये बहुत बड़ी ग्रंथि नहीं है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। तो लीवर और स्प्लीन में ये अपना ये जो जूस ये जो बन रहा है, रंजक पित्त बन रहा है, ये जो है इकट्ठा होता है जी, है ना। तो इस प्रकार से पहले ही बताया था मैंने कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, जो स्टमक का सर्वप्रथम स्टमक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक, जहाँ पे मतलब रंजक पित्त का उत्पादन माना जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ग्लैंड है अमाशय में, जो ब्रूनर ग्लैंड एक होता है, जो क्या है कि रंजक पित्त का उत्पादन करती है, और इसके बाद लीवर में, स्प्लीन में वहाँ पे संग्रह होता है। तो संग्रह हो सकता है ना, ऐसा हम समझेंगे। और इसके बाद हृदय के द्वारा, आपका हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में वितरण भी किया जाता है, लीवर स्प्लीन में संग्रह। लेकिन ये रस को, रक्त को जो है पूरे शरीर में कौन वितरण करता है, तो आपका हृदय करता है। तो हृदय का भी महत्वपूर्ण है यहाँ पे स्थान। तो हम मान सकते हैं कि रंग देने वाला पित्त विभिन्न अंगों में मौजूद है ना। आपके अमाशय में उत्पादन हो रहा है, आपके लीवर में है, आपका स्प्लीन में है। तो रंजक पित्त जो है क्या है कि अमाशय में भी कुछ गड़बड़ी हो सकता है, या फिर आपका लीवर में भी, या फिर स्प्लीन में भी गड़बड़ होने पे रंजक पित्त बिगड़ सकता है। तो जैसा कि ऊपर बताया गया है, और रस का रंग 3 अलग अलग चरणों में पूरा हो रहा है जी। 3 कौन कौन से चरण? पहले उत्पादन हो रहा है अमाशय में, सबसे पहले अमाशय में, फिर आपके लीवर में, फिर अंत में स्प्लीन में। तो इस प्रकार से 3 चरणों में, मैंने परसों की क्लास में क्या है कि इसका हिंट भी किया था कि इस प्रकार से हो सकता है ना। तो सबसे पहले अमाशय में, पहला चरण है अमाशय, दूसरा चरण है लीवर, और तीसरा चरण है स्प्लीन। तो अमाशय में उत्पन्न हो रहा है, लीवर में संग्रह, स्प्लीन में संग्रह हो रहा है, वहाँ पे रस को रंगने का कार्य हो रहा है। अभी और इसको डिटेल से समझते हैं रंजक पित्त के बारे में। तो रंजक पित्त को समझने का दूसरा तरीका ये पढ़िए। रंजक पित्त को समझने का दूसरा तरीका, पेट से हृदय तक आने वाला रस आमाशय में स्थित रंजक पित्त के संपर्क में आने से आंशिक रूप से रंगा हुआ होता है। जब यह आंशिक रूप से रंगा हुआ रस हृदय से पंप किया जाता है तो यह यकृत और प्लीहा में पहुंचता है। यकृत में रस को यकृत में संग्रहित रंजक पित्त द्वारा और अधिक रंगा जाता है। इस प्रकार रस का रंग अलग अलग चरणों में होता है, आमाशय, यकृत और प्लीहा द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। हाँ जी, देखिए रंजक पित्त
का समझने का दूसरा तरीका है। क्या है कि अमाशय से पेट से हृदय तक आने वाला रस अमाशय में स्थित रंजक पित्त के संपर्क में आने से आंशिक रूप से तो रंग जाता है जी। जैसे आंशिक रूप से रंगने का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत रंग जाती है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? अमाशय से ही शुरू हो गया, है ना। रंजक पित्त का कार्य यानी कि रस को, यहाँ पे तो क्या चल रहा है? रस को रंगने का कार्य ही चल रहा है, यानी कि रस धातु है और उसको रंगने का कार्य। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरे जितने भी रस है सभी का रंजित हो जाएगा, ये भी नहीं है ना। इसमें आपका जितना अच्छा पाचक अग्नि रहेगा, जितना अच्छा आपका रंजक अग्नि रहेगा, जितना अच्छा आपका रस अग्नि रहेगा, जितना अच्छा आपका रक्त अग्नि रहेगा, उतना ही आपका रस से रक्त बनेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने पूरा भोजन किया तो पूरा क्या है कि उसमें से रस निकल जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। और जो पूरा रस बना है वो पूरा रक्त बनेगा, ऐसा भी नहीं है। मल भी बनता है, आम भी बनता है, तो बहुत चीज़ें बनता है ना। इसलिए आपको समझना है कि रंजक पित्त को जो क्या है कि रंजक पित्त बना है, रंजक पित्त जो है और जो रस है, तो रस जो है कुछ अमाशय में भी है ना। और जहाँ जहाँ से मतलब अगर अमाशय से होकर के गुजरता है तो आंशिक रूप से रंग जाता है, यानी कि ये उसका जो है कुछ रस से क्या है कि रक्त में ऐसा कुछ परिवर्तन होता है, या फिर कहिए कि रस को आंशिक रूप से रंग जाता है ना, क्योंकि संपर्क में आएगा रंजक पित्त में। अब रंजक पित्त का उत्पादन हो रहा है अमाशय में, तो वहाँ पे है रंजक पित्त, और यहाँ पे अगर रस है, रस आता है ना, रस क्या है कि गुजरता है ना, वहाँ पे अगर रस यहाँ से रस गुजरता है ऐसा कहेंगे तो आंशिक रूप से रंग जाएगा, है ना। और बाद में क्या है कि आंशिक रूप से रंग जाएगा और गुजरते हुए हृदय में जाएगा, और हृदय द्वारा जब पंप किया जाएगा, हृदय पंप करेगा, तब वो यकृत और प्लीहा में जाएगा वो रस, है ना, क्योंकि रस ही तो पोषण देता है और ये रक्त के माध्यम से होता है ना। रस को जो है रक्त जो है वहन करता है ना, क्योंकि जो क्या है कि प्लाज्मा है, रक्त है, तो रक्त में क्या है? रक्त में 55% क्या है? प्लाज्मा है ना। आगे मैं बताऊंगा भी, आगे तो धातु के बारे में बताएंगे, और इसका रस रक्त धातु के टॉपिक अलग ही है। तो ऐसा नहीं है कि रंजक पित्त का ये मतलब क्या है, बहुत विस्तार है, हर एक पित्त के बारे में हर एक चीज़ का बहुत विस्तार है। अब कहते कहते बहुत समय लग सकता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पहले दिन के क्लास में बताया कि ना आते संक्षेप विस्तरम, कि हम ना ज़्यादा संक्षेप करेंगे जी कि आपको समझ ही ना आए, और ना ज़्यादा विस्तार करेंगे कि ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक 5 महीना चले, तो ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रंजक पित्त को आपको समझना है। तो और भी थोड़ा बताएंगे ब्लड चैप्टर में आपको, रक्त धातु के निर्माण में, रक्त धातु के संपूर्ण में, रक्त धातु ही पूरा एक अध्याय है। जब सप्त धातु स्टार्ट होगा तो रस के बाद रक्त बताएंगे, तो और भी विस्तार से यहाँ पे ब्लड ग्रुप आदि की भी बताया जाएगा, है ना, वर्ण आदि बताया, जो वर्ण आदि जो बताया गया है, तो ब्लड ग्रुप आदि का भी यहाँ पे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बताएंगे, हीमोग्लोबिन आदि के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी केवल रंजक पित्त है तो रंजक पित्त के बारे में ही बताएंगे। तो रंजक पित्त के उत्पादन हो रहा है आपका अमाशय में, जब ये हृदय द्वारा पंप किए जाते हैं, यानी कि आपका प्लाज्मा है और ब्लड है ना, तो यानी कि रस धातु, रक्त धातु, है ना। तो क्या है कि आपका रक्त में क्या है, रक्त मतलब में आपका अगर पूरे ब्लड है तो उसमें 55 या 60% आपका प्लाज्मा ही है जी, यानी कि रस धातु ही है। बाकी जो है वैसे तो रक्त है, तो उसमें तेज महाभूत के साथ में आप महाभूत है, यानी आप महाभूत प्रधान है, तभी तो ये बह रहा है। तो 90% वो है आप महाभूत, है ना। तो ये लिक्विड है ना, तरल, ये धातु अपना है रस रक्त, ये कैसा है? तो ये धातु जो है तरल रूप में है, अस्थि मज्जा जैसा नहीं है, अस्थि जैसा नहीं है, तो ये तरल रूप में है, क्योंकि इसमें आप महाभूत प्रधान है। यदि तेज आदि इसमें पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता तो पृथ्वी महाभूत प्रधान आपका हड्डी है, अस्थि जो है पृथ्वी महाभूत प्रधान है, लेकिन रस रक्त जो है आप महाभूत ही प्रधान है। तो जब जो ब्लड है ये इसमें 55% तो प्लाज्मा है, यानी कि रस ही है ना। और इसके बाद जो 45 जो बच गया, ये 40% बच गया, उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये सब है जी, है ना।
तो वो बताएंगे भी, है ना, अलग से। इसके ये तो ब्लड चैप्टर में होगा, है ना। तो ये सब क्या है आगे बताएंगे। लेकिन अभी आपको रंजक पित्त बता रहा हूँ मैं कि जो रंजक पित्त है इसका उत्पादन जो किया जा रहा है हृदय में, और जब कोई रस, है ना, अमाशय से होकर के गुजरता है, माने रस धातु अमाशय से होकर गुजरता है थोड़ा बहुत, तो वो आंशिक रूप से रंग जाता है, क्योंकि अमाशय में भी रंजक पित्त का उत्पादन हो रहा है, वहाँ पे है। और जब पंप किया जाता है हृदय द्वारा तो यकृत में जाता है, प्लीहा में जाता है। तो यकृत में रस को, है ना, यकृत में संग्रहित रंजक पित्त द्वारा, क्या बताया था मैंने कि उत्पादन कर रहा है अमाशय और स्टोर कर रहा है यकृत और प्लीहा। और जब रंजक पित्त उपस्थित रहता है, रस धातु का प्रतीक्षा करता है कि रस धातु जैसे आएगा उसे हम रंगेंगे, है ना, अपने रंजक पित्त में। तो जैसे ही यकृत में क्या है हृदय द्वारा जब पंप किया जाता है तो उसमें से आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। और 55% प्लाज्मा होता है, यानी कि रस धातु होता है। तो उनमें से जितना हो सकता है यकृत द्वारा रंजित किया जाता है, यानी कि रस को रक्त में बदला जाता है, रंजित किया जाता है। और यकृत प्लीहा के द्वारा भी रस धातु को रक्त में रंजित किया जाता है। तो फाइनली जो है रस को, है ना, रस को रंगने का काम जो है प्लीहा ही करता है, यानी कि पहले तो कुछ अमाशय में और ये कुछ यकृत में, और लास्ट में जो है प्लीहा द्वारा जो है। इस प्रकार से रस का रंग 3 अलग अलग चरणों में पूरा किया जाता है, पहले अमाशय में, यकृत में, और लास्ट में जो भी है वो प्लीहा द्वारा पूरा किया जाता है। अब ये रेड लाइन पढ़िए। जी, सामान्य रंजक पित्त रस धातु को रंग प्रदान करने में भाग लेता है और इसे रक्त धातु में परिवर्तित करता है। रक्त या लाल रक्त कोशिकाओं का रंग रंजक पित्त के कारण होता है। हाँ, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी की बात किया जा रहा है। तो ये जो है लाल रक्त या कहिए लाल रक्त कोशिका आरबीसी का रंग रंजक पित्त के कारण होता है ना। तो रंजक पित्त के कारण जो है ये रस धातु का रंगने का कार्य होता है। और विशेष रूप से अपने जो पूरे ब्लड है उसमें से लगभग 40% आरबीसी जो होता है, इसमें से मतलब क्या है कि जैसे ऐसा समझिए जैसे अपना जो रक्त है ना, इस प्रकार से है। जैसे आपका कोई शरबत है तो शरबत में पानी भी और चीनी भी है ना। तो कुछ इसमें लिक्विड पार्टिकल है, कुछ इसमें हार्ड पार्टिकल, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल भी है। तो इसी प्रकार से है। तो जो रक्त का आपने देखा होगा, तो रक्त का आपने देखा होगा कि वैसे तो रेड रहता है, लेकिन उनमें से एक मतलब क्या है कि इस प्रकार से सेल होता है, यानी कि जो लाल रक्त कोशिका होता है ना। तो लाल रक्त कोशिका यानी कि ये सॉलिड पार्टिकल है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सॉलिड पार्टिकल है ना। और क्या है कि इस प्रकार से आपको बताएंगे आगे भी। तो लाल रक्त कोशिकाओं का रंग जो है लाल होने के कारण रंजक पित्त ही है। ठीक है, ये अब अगला ये ब्लू लाइन पढ़िए। यह रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देता है और इसके उचित परिसंचरण में मदद करता है। रस धातु को रंग प्रदान करने और इसे रक्त ऊतक में परिवर्तित करने के बाद रंजक पित्त रक्त कोशिकाओं से जुड़ा रहता है। रक्त वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह के लिए आवश्यक धक्का और बल देने के लिए इस पित्त उप प्रकार की आवश्यकता होती है। देखिए, रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देना ये भी रंजक पित्त का कार्य है जी, है ना। रक्त को प्रवाह को बढ़ावा देना, ब्लड सर्कुलेशन मतलब, और उसके उचित परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है रंजक पित्त। क्योंकि ये तेज है, पित्त तो मदद करता ही है क्योंकि उष्मा है ना, रस धातु को रंग प्रदान करने और इसे रक्त उत्तक यानी कि रक्त धातु, देखिए एलोपैथी में उत्तक कहते हैं जी, है ना। रस उत्तक, रक्त उत्तक, मांस उत्तक,
मेद ऊतक, अस्थि मज्जा ऊतक, शुक्र ऊतक, है ना, स्पर्म टिश्यू कह सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में धातु इसे कहा गया है। तो जो ऊतक शब्द आया है ना एलोपैथी में, जो कंसेप्ट, ये धातु, देखिए नाम बदल देने से वो चीज़ नहीं बदल जाता है जी। तो बहुत सारे इस दुनिया में हुआ है जी आयुर्वेद के और एलोपैथी में, मतलब जो हमारा जो आयुर्वेद था वो सब के सब जो है अभी जितने भी एलोपैथी हैं, मतलब एलोपैथी अभी जो है तो सब के सब आयुर्वेद ही है, बस नाम चेंज है। जैसे हम अभी क्या पढ़ रहे थे, धातु धातु पढ़ते हैं, लेकिन एलोपैथी में ऊतक ऊतक पढ़ते हैं जी, है ना, कि ऊतक है ये। हम लोग रस धातु करते रहते हैं, रक्त धातु करते रहते हैं, वो लोग प्लाज्मा पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं, है ना, मसल, इस प्रकार से उनका चलता है। तो नाम बदल देने से चीज़ें नहीं बदल जाती है ना। और मौलिक तो क्या है, आयुर्वेद ही है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बताते हैं कि नहीं हमारे शास्त्रों में है, और एलोपैथी वाले बताते नहीं हैं कि क्या है, कि हमारे यहाँ से, हमने यहाँ से पढ़ा। ये फिर जो भी अपना खोज कह सकते हैं, कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो अपना ज्ञान बढ़ाना है। लेकिन हम हमेशा जो है कंपेयर करते चले ताकि हमें कोई उल्लू ना बनाए, है ना। तो रक्त धातु, यह रक्त ऊतक में परिवर्तन करने के बाद क्या होता है कि सर्वप्रथम आपको क्या है कि रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देने का कार्य रंजक पित्त करता है, परिसंचरण में मदद करता है। रस धातु को रंगने का कार्य, और इसे रक्त ऊतक में परिवर्तन करने के बाद रंजक पित्त जो होता है कोशिकाओं से, रंजक पित्त रक्त कोशिकाओं से यानी कि रक्त धातु से जुड़ा रहता है। रंजक पित्त और रक्त धातु में गहरा संबंध है ना, क्योंकि रंजक पित्त सही है तो रक्त धातु सही है। और खास करके आरबीसी, है ना, और डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का तो अलग बात होगी, लेकिन रंजक पित्त विशेष रूप से क्या है कि आपका रक्त धातु से जुड़ा हुआ रहता है। वह कनेक्टिव मैंने टिश्यू कहलाता है ये, है ना, कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। तो रक्त जो है वैसे भी कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है जी। क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण शरीर को जोड़ता है ना। अब कहीं भी क्या है कि चोट लगे आपका हाथ में, पैर में, सिर में, कहीं भी, तो कहीं से भी ब्लड निकल सकता है। ये सभी अंगों को जोड़ता है ना, रक्त धातु। इसलिए रक्त धातु जुड़ा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू इसे कहा गया है। तो रक्त वाहिकाओं में रक्त के निर्बाध प्रवाह के लिए, यानी कि अपने जो वेन्स है, आर्टरीज है, उसमें निर्बाध प्रवाह के लिए, यानी कि उचित परिसंचरण के लिए धक्का और बल देने के लिए इस पित्त का आवश्यकता होती है। धक्का और बल देना, है ना, ये जो है विशेष रूप से कार्य करता है रंजक पित्त। अगर रंजक पित्त विकृत हो जाएगा तो बहुत चीज़ें हो सकता है। किसी की जो है ब्लड जो है विकृत, मतलब रंजक धातु की विकृति के कारण या तो ब्लड जम जाएगा या तो ब्लड जो है बहुत पतला हो जाएगा, ऐसा केस हो जाएगा, है ना। अब आगे पढ़िए, ये थोड़ा सा ये ब्लैक लाइन पढ़िए। नाड़ी परीक्षण के दौरान टटोलने पर धमनियों में जो स्पंदन होता है वह रक्त से जुड़े रंजक पित्त के गर्म और तीव्र गुणों के कारण होता है। हृदय से और हृदय तक रक्त का संचार व्यानवात, रंजक पित्त और अवलंबक कफ की एकीकृत और संविन क्रिया के कारण होता है। देखिए, तो नाड़ी परीक्षण के दौरान मतलब नाड़ी में क्या होता है कि धमनियों में जो स्पंदन होता है, नाड़ी जब देखते हैं तो वहाँ पे जो स्पंदन होता है तो वह रक्त से जुड़े रंजक पित्त के, मतलब यहाँ पे स्पंदन हो रहा है, यानी कि क्या है कि रंजक पित्त के गर्म, है ना, यानी पित्त का जो गुण है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, तीव्र है, ये सब गुण होता है। तो चाहे जो भी पित्त कह लीजिए, पित्त तो क्या है कि जो प्रकार अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रंजक पित्त, तो विशेष रूप से रंजक पित्त के बारे में बताया जा रहा है कि ये उष्ण होता है, तीव्र गुण वाला होता है। तो इसके कारण जो है धमनियों में जो स्पंदन होता है, इसका कारण भी जो है रंजक पित्त बताया गया। तो हृदय से और हृदय तक रक्त का जो संचार है, यानी कि जो रक्त का संचार, उसमें ब्यान वायु, मैंने बताया था कि ब्यान वायु संपूर्ण शरीर में, है ना, ब्यान वायु संपूर्ण शरीर में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। ब्यान वायु क्या करता है, रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में करवाता है। और रंजक पित्त और अवलंबक कफ, है ना, अवलंबक कफ क्या करता है, हृदय को बल देता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि एकीकृत और समन्वित क्रिया के कारण हो पाता है धमनियों में स्पंदन, है ना।
ब्यान वायु काम कर रहा है, रंजक पित्त काम कर रहा है और अवलंबक कफ कर रहा है। अगर ब्यान वायु काम नहीं करेगा यानी कि वात पित्त कफ तीनों काम कर रहा है जी, तो वात में ब्यान वायु, पित्त में रंजक पित्त और कफ में अवलंबक कफ। हाँ जी संदीप कुमार जी, कोई प्रश्न है? आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, कर सकते हैं प्रश्न, कोई बात नहीं। हाँ जी, और भी कोई साथी का प्रश्न है तो कर सकते हैं जी। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी जी बहुत अच्छा समझ आ रहा। ठीक है ठीक है। क्या है कि अनम्यूट तभी करें, पहले तो हैंड रेज करें, मैं आपका हैंड रेज देखूंगा तो मैं आपसे खुद मतलब क्या है कि एक टॉपिक थोड़ा सा क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा पूछने के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है? आपको समझना चाहिए। तो रंजक पित्त क्या है कि नाड़ी स्पंदन यानी कि जो पल्स डायग्नोस करते हैं उनके लिए विशेष रूप से है कि अवलंबक कफ हम लोग पढ़ते हैं, है ना? तो अवलंबक कफ जो है आपको हृदय का अवलंबन करता है जी, पहले ही बताया था। तो देखिए पिछले का जो भी पढ़ रहे हैं ना हमें याद रखना चाहिए, ठीक है? तभी समझ में आएगा थोड़ा। तो जो भी साथी नए भी जुड़े हैं ना उनके लिए भी विशेष आग्रह करते हैं कि आप पुराने सभी वीडियो को एक एक करके देखिए, है ना, बारी बारी से, चाहे भले स्पीड में देख ले, 2x स्पीड करके आप सुन लीजिए, आपको बस सुनना ही है, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको मिलता ही है। तो नाड़ी परीक्षण के दौरान टटोलने पे धमनियों में जो स्पंदन होता है ना, वह स्पंदन जो है वात पित्त कफ के कारण हो रहा है, वात यानी कि ब्यान वायु के कारण हो रहा है, पित्त यानी कि रंजक पित्त के कारण हो रहा है। वात जो है स्पंदन करवा रहा है, पित्त जो है यहाँ पे उष्णता तीव्रता दे रही है, और कफ जो है हृदय को, अगर हृदय बल नहीं देगा जी, अगर हृदय में बल नहीं रहेगा तो कहाँ से स्पंदन होगा बताइए? नहीं हो पाएगा ना। या फिर हृदय के स्पंदन माने हृदय का स्वस्थ रहना माने हृदय ही तो पंप करता है, अगर हृदय पंप नहीं करेगा तो स्पंदन भी कहाँ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो वात पित्त कफ की एकीकृत और समन्वित क्रिया के कारण धमनियों में स्पंदन होता है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है? आगे पढ़िए। तो इस प्रकार से देखिए क्या है कि ये लीवर का और आप स्प्लीन का और आपका पैनक्रियाज का 3 प्रमुख, और यहाँ पे ड्यूडेनम का ये 4, ये गॉल ब्लैडर का भी यहाँ पे चित्र आ रहा है जी। इसको समझना है अपने शरीर में, है ना, कि हमारा लीवर कहाँ पे है, स्प्लीन कहाँ पे है। आगे उदर परीक्षण में बहुत मदद करेगा, है ना, उदर परीक्षण में कि आपका लीवर है तो लीवर में कहाँ पे मतलब क्या है, लीवर कहाँ पे है तभी तो समझ में आएगा। वहाँ पे हम लोग उदर परीक्षण करेंगे, है ना। तो उदर परीक्षण हो गया, उसमें विशेष रूप से लीवर और स्प्लीन ये 2 प्रमुख जो है आपका पार्ट आता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये आप इसमें और थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है। देखिए जो आपका स्टमक है, यहाँ पहले चित्र में स्टमक नहीं है जी, है ना, इसमें क्या है लीवर है, पर जो स्टमक है इसमें देखिए और क्लियर हो रहा है कि आपका संबंध किस प्रकार से है। देखिए आपका लीवर कहाँ पे है ना, स्टमक कहाँ पे है, गॉल ब्लैडर कहाँ पे है, स्प्लीन कहाँ पे है, ठीक है? तो जो स्प्लीन है आपका जो है लेफ्ट साइड है ना, और आपके जो है अमाशय के ऊपर है और अमाशय के पीछे है, ठीक है? अमाशय के पीछे थोड़ा ऊपर है और पीछे, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको समझना है, आगे और भी बताएंगे विस्तार से। तो आज का टॉपिक और भी है, थोड़ा और पढ़ते हैं। ये पढ़िए ब्लैक लाइन, यह पित्त क्या करता है जी? यह पित्त शरीर के विभिन्न तत्वों और ऊतकों को रंग देता है। कुछ लेखकों का यह भी मानना है कि शरीर के विभिन्न तत्वों और ऊतकों का रंग रंजक पित्त द्वारा दिए गए रंग के कारण होता है। इस प्रकार रंजक पित्त मूत्र, मल, त्वचा, भ्राजक पित्त के अलावा आंखों और बालों को रंग प्रदान करता है। हाँ देखिए, यह पित्त जो है, रंजक पित्त जो है, शरीर के विभिन्न तत्वों और ऊतकों को रंग देता है। कौन कौन से ऊतक को रंग देता है जी? तो रस धातु, रक्त, रस धातु को तो परिवर्तित ही रंजित ही कर देता है, और ये रक्त धातु में रंजित करना, और केवल रंजित कर देने से रक्त धातु नहीं बन जाता है, बल्कि रस धातु की अपनी अग्नि रहती है। जब वो पूर्ण पाक होती है तभी जो है पकती है, तभी वो रक्त में बदलता है जी, है ना। तो ये क्रिया रस धातु की अग्नि के ऊपर निर्भर करता है कि कितना रंगेगा, है ना। तो यह
पित्त यानी रंजक पित्त विभिन्न तत्वों और उत्कों को भी रंग देता है ना। तो क्या क्या है, जैसे आपको रस धातु का तो हो ही गया, इसके अलावा जो है मल मूत्र ये भी आया है, मल मूत्र और त्वचा भ्राजक पित्त के अलावा, है ना। भ्राजक पित्त के बारे में भी और आएगा कि भ्राजक पित्त के कारण तो त्वचा का रंग तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब रंजक पित्त का भी बहुत ज़्यादा क्या है कि योगदान होता है। और आँख और बाल ये सब रंजक पित्त मतलब क्या है कि इसका योगदान होता है जो रंजक पित्त का, कि आपका बालों का, आपकी आँख का, जैसे देखते हैं किसी का बाल जो है किसी कलर का ब्राउन होता है, किसी का बहुत ब्लैक होता है, किसी का आँखें ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। तो रंजक पित्त है ना आपको क्या करता है, तो इसमें योगदान, बड़ा योगदान रहता है। तो क्या इस प्रकार से रस के अलावा इन अपने अंगों को भी जो है रंगने का, मतलब विभिन्न तत्वों को भी रंगने का काम, मलमूत्र, आँख और बाल, इसको भी रंगने का कार्य करता है। तो ये रेड लाइन और पढ़िए। रंजक पित्त के स्थान के रूप में आमाशय को उचित ठहराया है, साथ ही यकृत, प्लीहा को भी, क्योंकि ये अंग आमाशय के निकट स्थित होते हैं। हाँ, देखिए रंजक पित्त के स्थान के विषय में थोड़ा सा फिर से लिया कि आमाशय को उचित ठहराया है ना। आमाशय को रंजक पित्त का स्थान उचित ठहराया है, या फिर लीवर स्प्लीन भी कह सकते हैं जी, है ना। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका आमाशय है ना, तो आमाशय के पास ही लीवर है और स्प्लीन है ना। तो और वहाँ पे संग्रहित भी होता है, तो आमाशय में बनता है और लीवर स्प्लीन संग्रहित रंजक पित्त को जो करता है ना। तो क्या है कि उचित ठहराया है कि लीवर का जो है इस प्रकार से और स्प्लीन का जो है यहाँ पे संत होता है, पर जो है विशेष रूप से जो है आपका आमाशय, तो आमाशय को मतलब रंजक पित्त के स्थान के रूप में आमाशय को उचित ठहराया, क्योंकि साथ में, क्योंकि यकृत और प्लीहा आमाशय के निकट ही होते हैं, बहुत दूर की है नहीं, है ना, कि बहुत दूर रहते हैं एक तरह से, जैसे किडनी बहुत दूर रहता है, ब्लैडर बहुत दूर रहता है, या टेस्टिस बहुत दूर रहता है। तो इस प्रकार से रंजक पित्त जो है ये आमाशय, स्प्लीन, लीवर, इस प्रकार से यहाँ पे स्थान, ये सब स्थान बताए गए। अब जो है थोड़ा सा क्या है कि जानते हैं कि ये सब बागवट और सुश्रुत के बीच में जो मतभेद है, एक दूसरे का खंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है ना, ये जानते हैं। ये ब्लू लाइन पढ़िए। विघटित आरबीसी से टूटा हुआ लोहा यकृत में जमा होता है और हीमोग्लोबिन निर्माण और हेमोपोइसिस में मदद करता है। इस प्रकार आरबीसी का टूटना और यकृत में लोहे का भंडारण जो फिर से हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, उसे सुश्रुत द्वारा वर्णित रंजक पित्त माना जा सकता है, जो यकृत में स्थित उपरोक्त अस्पष्टीकरण को देखते हुए रंजक पित्त के स्थलों के बारे में सुश्रुत और वाग्भट के बीच मतभेद एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं। देखिए आपको ऐसा समझना है कि बागवट ऋषि कह रहे हैं कि ब्रूनर ग्लैंड से रंजक पित्त का सिक्रेशन होता है, यानी कि आमाशय में रंजक पित्त बन रहा है, और आपको ऐसा समझना है कि लीवर और स्प्लीन में इकट्ठा हो रहा है ना। और जब वहाँ पे हृदय द्वारा माने पंप किया जाता है तो रस धातु आता है, तब वहाँ पे जो है रंजक पित्त अपनी अग्नि से, या इसको रंजक अग्नि, देखिए जी इसका रंजक अग्नि नाम क्यों दिया गया है जी, एक और हमें समझ में आ रहा है कि रंजक अग्नि नाम क्यों दिया जा रहा है ना। तो रंजक अग्नि नाम क्यों दिया जा रहा है, तो इसका एक कारण और भी हो सकता है। पहला कारण तो ये है कि पित्त को हम अग्नि का प्रतिनिधि मानते हैं। दूसरा कारण ये है कि जब हमें किसी को रंगना होता है जी, है ना, खास करके अपने शरीर में बताया जा रहा है कि कोई भी धातु परिवर्तित होता है, रस से रक्त बनता है, तो रस की अग्नि होती है, यानी कि वो अग्नि में तप के ही दूसरा धातु बनता है ना। तो कोई भी व्यक्ति तपता है ना, या फिर कोई भी चीज़ तपता है तो दूसरी धातु में माने दूसरे चीज़ में परिवर्तित होता है। अब किसी भी चीज़ को उष्मा दीजिए, है ना, तो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपका कोई उपला ही है, तो इसे आप उष्मा देंगे
तो उपला से भस्म बन जाएगा, राख बन जाएगा, कोयला बन जाएगा। और या ईंधन देख लीजिए कोई भी किसी प्रकार, जब इसे आप उष्मा देंगे तो लकड़ी से क्या बन जाएगा, कोयला बन जाएगा, या फिर कहिए कि पर भस्म बन जाएगा। तो जब उष्मा देते हैं, अग्नि देते हैं, तो कोई भी चीज़ जो है विघटित हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि आपका पाचक पित्त जो है, पाचक अग्नि है, और रंजक पित्त जो है रंजक अग्नि है। और इस अग्नि में क्या होता है, रस धातु की, रस धातु क्या है कि रक्त धातु में बदलता है अग्नि के माध्यम से। ऐसा नहीं कि रंग दिए और तुम्हें जो है रंग देते हैं और ये रक्त बन जाएगा, रंग ऐसा कार्य को नहीं कहेंगे रक्त धातु, है ना। अब रस धातु है और ऐसा केवल रंग देने से क्या है कि ये रक्त धातु नहीं बन जाएगा, बल्कि रंजक अग्नि में पकना पड़ेगा इसे, है ना। रंजक अग्नि में उसे पकना पड़ेगा तब जा करके। और आप एक बात बताइए कि आप किसी को पकाएंगे, है ना, मान लीजिए आप कुछ बना रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए दूध आप लिया और दूध को आप खोआ बना रहे हैं जी, पका रहे हैं, उष्मा दे करके पका रहे हैं, तो क्या वो जितना दूध है क्या उतना ही खोआ बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, कम हो जाएगा ना, खोआ तो थोड़ा सा बनेगा। इसी प्रकार से आपको ऐसा समझना है, या इसी प्रकार से कुछ भी बनाएंगे, है ना, तो वो थोड़ा बनेगा, है ना। तो क्या है कि जब रस धातु, बहुत सारा रस धातु बनता है, भोजन बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं, उनमें से थोड़ा सा रस धातु बनता है, और वो बहुत ज़्यादा जो रस धातु बनता है उनमें से थोड़ा सा ही रक्त धातु बनता है, पक जाता है ना। तो जब पकता है तो कोई भी चीज़ पकता है तो वो नष्ट भी होता है जी, है ना। पकता है तो बहुत ज़्यादा नष्ट भी होता है। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी तेल है, तो मिट्टी तेल से ही पेट्रोलियम बनता है, गैस बनता है, सब कुछ बनता है, डीजल बनता है। तो जब मिट्टी तेल होता है, जब उसे पकाते हैं तो क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। पेट्रोल को भी पकाया जाता है, डीजल बनता है, डीजल को भी और भी ज़्यादा पकाया जाता है, तो मतलब डीजल के बाद पेट्रोल बनता है, पेट्रोल के बाद गैस बनता है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है ना। तो इस प्रकार से भी अपना जो है ऐसा समझिएगा कि पित्त है ना, यानी कि अग्नि है, और धातवा अग्नि भी कहा गया है, रस अग्नि, रक्त अग्नि, तो अपनी अग्नि में पकता है। ऐसा नहीं है केवल कि जो है रंजक पित्त है उसको रंग दिया, रस को रंग देगा, तो रंग देने से तो नष्ट होगा ही नहीं, है ना। रंगने से क्या नष्ट होगा, है ना। जब उसे पकाया जाएगा तभी ना कुछ नष्ट होगा, उष्मा दिया जाएगा तब नष्ट होगा। तो आपको ऐसा समझना है कि रस अग्नि और रंजक पित्त की अग्नि मिल करके क्या करता है कि रस की भी अपनी अग्नि होती है, और विशेष रूप से यहाँ पे रंजक अग्नि ये क्या करता है, रस को रक्त में बदल देता है। और केवल बदलता ही नहीं, बल्कि रंग ही नहीं बदलता है, बल्कि सब कुछ बदल जाता है यहाँ पे जी, है ना। यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। रस में क्या है कि यानी कि प्लाज्मा में, वहाँ पे प्लाज्मा में कुछ भी ऐसा विशेष रूप से, मतलब क्या है कि प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में आपको जो क्या समझना है, विशेष रूप से प्लाज्मा में आपका जो सॉलिड पार्टिकल होता है बहुत कम होता है ना। तो प्लाज्मा जो बताया जाता है आपको, तो सबसे ज़्यादा जो है रुधिराणु या कार्पल्स जिसे कहते हैं, जैसे आपका रक्त है तो रक्त में दो भाग होता है ना, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पल्स, यानी कि रुधिराणु ऐसा बताया गया है। तो कार्पल्स में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सब क्या होता है, हार्ड पार्टिकल माने सॉलिड पार्टिकल होते हैं। लेकिन प्लाज्मा तो लिक्विड होता है, ज़्यादा लिक्विड ही होता है। इसमें फाइब्रिनोजेन ऐसा कुछ करके भी कुछ हार्ड पार्टिकल होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, है ना। तो प्लाज्मा लिक्विड ही होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल कम पाया जाता है। तो क्या है कि आपका जो आप देखिए, आपको ये समझाता हूँ कि इस प्रकार से आरबीसी का टूटना, यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में बताया जा रहा है ना, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो आरबीसी का टूटना, और यकृत में जब ये आरबीसी टूटता है तो यकृत में लोहे का भंडारण होना, है ना। तो आपको पता भी है कि हीमोग्लोबिन में या रंजक पित्त में आयरन, है ना, इस प्रकार से लोहा तत्व, आयरन तत्व की बताया जा रहा है। जब आरबीसी टूटता है तो यकृत में जो है लोहा तत्व जमा हो जाता है, जो फिर से हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है ना। तो हीमोग्लोबिन कब बढ़ता है, जब
क्या है कि लोहा यानी कि आयरन तत्व ज़्यादा होता है जी, है ना। तो क्या है, सुश्रुत ने देखा कि आयरन जो है ना, यानी कि यकृत में लोहे का भंडारण है, यानी कि यकृत में आपका लीवर में जो है लोहा यानी कि लौह तत्व, ठीक है, आयरन तत्व जो है लीवर में भंडारण है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है। तो सुश्रुत ऋषि द्वारा वर्णित रंजक पित्त माना जा सकता है ना। सुश्रुत ऋषि ने इसे मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रेड होता है ना। तो सुश्रुत ऋषि द्वारा रंजक मैंने सुश्रुत ऋषि ने जो वर्णित किया, सुश्रुत ऋषि को दिखा यकृत में है ना लोहे का भंडारण, तो सुश्रुत ऋषि ने विशेष रूप से कहा कि यकृत में है ना क्या है कि आपका जो रंजक पित्त है तो जो यकृत में स्थित है। तो इस प्रकार से भागवत ऋषि, चरक ऋषि बता रहे हैं कि आपका जो है अमाशय में और लीवर स्प्लीन में तो कहीं भी हो, है ना। आपको विशेष रूप से फिर भी मैं बताऊंगा आगे, अभी और कुछ लाइन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रंजक पित्त में विशेष रूप से अमाशय है, लीवर है, स्प्लीन है, क्या माने। तो ये लाइन पढ़िए। पढ़िए। हाँ जी, कोई दूसरा साथी भी पढ़ दीजिए। रोहन राठौड़ जी, आप पढ़ सकते हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही है जी, उद्धव से के लिए जी आप पढ़िए। जब हाँ। रंग पित्त में असंतुलन होता है तो इसकी विकृति पूर्ण वृद्धि या कमी के रूप में यकृत, शरीर के ऊतकों के रंग और परिसंचरण से संबंधित कई रोग प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, नीचे भी पढ़ो। हाँ, ये ब्लैक लाइन भी पढ़ दीजिए। जब रंजक पित्त की आप महाभूत की वृद्धि होती है तो यह रंजकता, विकार, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। और जब रंजक पित्त की तेज महाभूत की वृद्धि होती है तो इससे एनीमिया, पीलापन, पीलिया, बाल, त्वचा, मूत्र, मल आदि में असामान्य रंग प्रकट होना जैसी बीमारियां हो सकती है। देखिए, तो रंजक पित्त का जो पंचभौतिक संरचना है, तेज महाभूत है, आप महाभूत है, इसमें जल महाभूत ज़्यादा है, ठीक है। तो रंजक पित्त का आप महाभूत की वृद्धि होना, समझ सकते हैं। आप महाभूत का जब वृद्धि होगा यानी कि वहाँ पे जो है आप महाभूत की वृद्धि हो जाएगी, तो सबसे पहला हुई होगा रंजकता विकार। कहीं कैसे होगा, मान लीजिए आपने कोई रंग घोला और आपने रंग घोला, अगर उसमें ज़्यादा पानी मिला दीजिए तो क्या होगा जी, क्या होगा, रंग नहीं चढ़ेगा, है ना, फिर वो तो पानी पानी हो जाएगा। तो क्या होगा, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब रंजक पित्त की आप महाभूत की वृद्धि हो जाती है, जल महाभूत बढ़ गया, रंजक पित्त की पृथ्वी क्या है पंचभौतिक संरचना, तो तेज है और आप है, तो या तो तेज बढ़ेगा या तो आप बढ़ेगा। तो जब आप महाभूत की वृद्धि होती है तो रंजकता विकार, और आप महाभूत की वृद्धि होती है तो उच्च रक्तचाप हो सकता है। आप महाभूत जहाँ भी बढ़ेगा और पृथ्वी महाभूत जहाँ बढ़ेगा, है ना, तो ये महाभूत बढ़ने से क्या होता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है। यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत की वृद्धि से हाई बीपी होगा। और लो बीपी कब होगा, जब वायु महाभूत, आकाश महाभूत बढ़ेगा या फिर तेज महाभूत बढ़ेगा तो लो बीपी हो जाएगा। ये मैंने क्या है कि बात के ही केस में मैंने बताया था, बात के चैप्टर में, है ना। तो कैसे होता है जी, है ना, इसका उदाहरण जो है देखना चाहते हैं तो क्या है कि आप जो है बयान वायु के टॉपिक में देख लेना जी। तो यहाँ पे बस आपको समझ लेना है कि जब रंजक पित्त के आप महाभूत की वृद्धि होगी तो आपको ऐसा समझना है कि कोई रंग है, अगर रंग में पानी मिला देंगे तो रंजकता विकार हो जाएगा, यानी कि रस धातु यानी कि अग्नि भी मंद पड़ जाएगी। तो रस अग्नि यानी कहीं कि रंजक अग्नि मंद पड़ जाएगी तो
उसके रंगने की शक्ति नहीं रहेगी। तो रंजकता विकार ही पहला ही केस होगा, रंजकता विकार, है ना। यानी कि रंजकता विकार आप ऐसे समझ सकते हैं कि खून से संबंधित समस्या, है ना। तो अभी क्या है कि खास करके जो बच्चों में जो होता है एक समस्या होता है, मैं तो ऐसे पेशेंट का केस टेकिंग भी नहीं करते हैं और आयुर्वेद में तो आते भी नहीं ऐसे केस, है ना, जिसमें क्या है कि खून की कमी होता है। वो कौन सा केस होता है समस्या, कोई साथी बताएंगे? कोई केस टेकिंग करते हैं ऐसे पेशेंट को? थैलेसीमिया होता है क्या? एनीमिया होता है गुरुजी, एनीमिया 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 के अलावा एनीमिया। हाँ जी, बच्चों में जो खून की कमी होती है थैलेसीमिया भी तो होता है। थैलेसीमिया, हाँ जी हाँ जी, इसी के बारे में। तो बच्चों में थैलेसीमिया होती है। हाँ तो देखिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एनीमिया मतलब ऐसा समझिए कि कुछ समय के लिए सब कुछ नॉर्मल है और कभी कभी क्या है एबनॉर्मल हो जाता है, तो उस समय एनीमिया कहलाएंगे। लेकिन बच्चों को क्या है ना कि बचपन से अगर ऐसा कुछ होता है केस, खून की कमी या फिर कुछ ऐसा गड़बड़ी, तो थैलेसीमिया। तो ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। हालांकि ये ज़्यादा आयुर्वेद पे, है ना, बहुत कम हो पाता है ना। ज़्यादातर क्या है कि केस जो एलोपैथी के पास ही जाते हैं, है ना। ये सभी केस तो एलोपैथी के पास ही जाते हैं, हम लोग के पास तो जैसे बहुत कम ही आते हैं। तो जब रंजक पित्त की आप महाभूत की वृद्धि हो जाएगी, तो आपको क्या समझना है कि रंजकता विकार होगा जी। यानी कि उस रंजक अग्नि का, अग्नि में तेज अग्नि का जो है तो तेज होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें आप महाभूत की वृद्धि हो गई है, तो आप महाभूत की वृद्धि से उसकी अग्नि पे असर पड़ेगा। तो क्या होगी, अग्नि कम है तो रंजन कहाँ क्रिया होगा, तो रस से रक्त नहीं बनेगा। तो यही है थैलेसीमिया जी, है ना। तो ये जो है बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि जन्मजात मतलब कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है। आजकल तो कुछ भी हो सकता है जी, है ना, माता पिता के गर्भ से लेकर के, क्योंकि क्या है कि माता पिता के भी शुक्र आर्ता में भी समस्या हो सकता है, तभी उसके बच्चों में भी समस्या हो सकता है ना। क्योंकि बच्चे को तभी समस्या हो सकता है, दो कारण से हो सकता है किसी को भी। एक तो शुक्र और आर्तव यानी कि माता पिता की समस्या के कारण, यानी कि गड़बड़ी के कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या है, बच्चों ने कुछ ऐसा आहार भी। अब देखिए जन्मजात है तो ऐसा देखिए जी कि बच्चे ने तो कुछ गड़बड़ी किया नहीं, ना चाय पिया, ना कोल्ड ड्रिंक पिया, ना कुछ भी पिया, है ना, ना नशा किया, फिर भी क्यों समस्या हुआ? तो इसका मतलब यही है, सीधा साधा समस्या है कि उसके माता पिता ने, या माता पिता के शुक्र आर्तव में दोष था, या फिर माता ने 9 महीने तक जो है ढंग से जो है आहार विहार दिनचर्या या पंचचर्या का पालन नहीं किया, तो समस्या है। यही आपको समझना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जन्मजात जो है बहुत सारे समस्या होते हैं, शुगर होता है ना, थैलेसीमिया होता है, कैंसर होता है, इस प्रकार से बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो ये माता पिता के शुक्र और आर्ता में दुष्टि के कारण हो सकता है। तो इसे माता पिता को समझना चाहिए, है ना। तो जब रंजक पित्त की आप महाभूत की वृद्धि होगी तो रंजकता विकार होगा, यानी कि थैलेसीमिया होगा जी। यहाँ पे आपको समझना है। उच्च रक्तचाप होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप महाभूत बढ़ रहा है, यानी कि रुकावट होगा, यानी कि पृथ्वी महाभूत भी बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो उच्च रक्तचाप हो सकता है ना। और जब रंजक पित्त के तेज महाभूत की वृद्धि हो जाएगी, तेज यानी कि अग्नि महाभूत बढ़ेगा, है ना, तब एनीमिया हो सकता है। यानी कि ये कैसे होगा, जिससे क्या है कि रंजक अग्नि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है कि रंजक अग्नि की जो तेज महाभूत बढ़ गई, तो क्या होगा, अग्नि बढ़ गई, है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको ऐसे समझिए कि आप कुछ बना रहे हैं, दूध बना रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं। आधे दूध को अग्नि मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया दूध में, तो और अग्नि भी मंद है, तो बहुत समय लगेगा, है ना। और दूध को पिएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, रंजकता विकार कह सकते हैं इसे, कि पानी जैसा लगेगा, बेकार सा लगेगा। और यदि उसमें तेज महाभूत आग, तेज बहुत तेज हो गई, आग वृद्धि हो गई, है ना, अग्नि महाभूत की वृद्धि हो गई, तो दूध जल जाएगा जी आपका, फिर कुछ बचेगा नहीं हो, तब समझेंगे कि एनीमिया हो गया। तो थैलेसीमिया एनीमिया में यही अंतर है। थैलेसीमिया में खून की कमी, एनीमिया में भी खून की कमी ही है, पर इसमें ऐसा केस बनता है कि ज़्यादा क्या है, तेज महाभूत की वृद्धि होती है जी, है ना। पीलिया भी हो सकता है, तेज महाभूत की वृद्धि होगी, क्योंकि पित्त का ही पीलिया क्या है, पित्त के चैप्टर में देखिए पीलिया मैंने बताया था, पित्त की समस्या है, बात पित्त कफ में पित्त की समस्या बताया मैंने, है ना। पीलापन, है ना, रंजक पित्त अधिक है
तो रंग रंजने का कार्य अधिक करेगा, है ना, पर सब कुछ जो है व्यर्थ जाएगा, उसमें कोई विशेष बल नहीं रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से बाल, त्वचा, मलमूत्र आदि में क्या है कि असामान्य रंग प्रकट हो सकता है ना। तो जिनका रंजक पित्त विकृत होता है तो उनका क्या है कि विशेष रूप से बाल भूरा सा रहेगा, आंखें भूरी रहेगी, है ना, त्वचा जो है इस प्रकार से भूरा भूरा रहेगा। तो ऐसे कुछ व्यक्ति आपको देखने को मिले होंगे। तो ये रंजक पित्त विशेष रूप से बढ़ा हुआ है जी, आपको ये भी समझना है ना। और ऐसे व्यक्ति का जो पित्त है तो शरीर तो मध्यम ही रहता है, लेकिन थोड़ा ये पित्त बढ़ने से, पाचक पित्त रहता तो ठीक है, लेकिन यहाँ रंजक अग्नि है बढ़ा हुआ, तो क्या रक्त धातु का जो है यहाँ पे कमी पाया जाता है ना, रक्त धातु की कमी पाया जाएगा। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे सब कुछ जल भुन गया जी, अग्नि में जल गया तो कमी हो गई। तो कमी है एनीमिया, और बिल्कुल विकृति ना हो तो ये तो थैलेसीमिया हो गया, है ना। तो आपको ऐसा भी समझना है। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप सभी पूछ सकते हैं। तो क्या है कि रंजक पित्त के बारे में और कुछ होगा तो मैं बताऊंगा, और रंजक पित्त से जुड़ा हुआ ब्लड चैप्टर है जी, है ना, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी ये दोष को हमें ख़त्म करना है। ठीक है जी, नरेंद्र सिंह जी से। गुरु जी, आप महाभूत रंजक पित्त में बढ़ जाता है तो ये उच्च रक्तचाप किस प्रकार होता है सर? हाँ ठीक है, मैं और बता देता हूँ। जैसे उच्च रक्तचाप में मैंने आपको बताया था कि उच्च रक्तचाप क्यों हो रहा है, तो जब पृथ्वी का महाभूत और जल महाभूत बढ़ेगा तभी जो है उच्च रक्तचाप होगा, यानी कि अवरोध, है समझ में। तो दो महाभूत के बढ़ने से अपने शरीर में उच्च रक्तचाप बनता है जी, है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, मैं स्थान घट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। एक उदाहरण से मैंने बताया था कि कोई पाइप है और पाइप के अंदर जो है यदि क्या है कि काई लग जाता है, यानी कि स्पेस घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और यदि स्पेस घट गया यानी कि बिल्कुल साफ है तो प्रेशर, यानी कि पाइप के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, और यदि क्या है स्पेस घट गया तो क्या प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर स्पेस कब घटेगा, जब दो महाभूत बढ़ेगा, पृथ्वी महाभूत और आप महाभूत, जो क्या है कि स्थान घेरता हो, है ना। तो क्या है कि इस कारण से बीपी बढ़ सकता है। और यदि क्या है कि अगर इसको ठीक करना है तो तेज महाभूत थोड़ा बढ़ाइए, तो वायु आकाश महाभूत बढ़ाइए, ठीक होगा। पर गुरु जी, इसमें रंजक पित्त में तो दो ही महाभूत मतलब ऊर्जा प्रदान है ना, एक तो तेज और आप महाभूत है, तो पृथ्वी कैसे इसमें मतलब आ जाए? पृथ्वी को लाना नहीं है कहीं से। देखिए ऐसा है कि जब आप महाभूत बढ़ेगा तो पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है जी, है ना। आप महाभूत को बढ़ाइए तो पृथ्वी महाभूत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप महाभूत में ही पृथ्वी महाभूत विलय होता है, समझे। आप महाभूत में ही पृथ्वी महाभूत विलय होता है, ठीक है। पानी है, अब पानी में मिट्टी डाल दीजिए, है ना, थोड़ी मात्रा में, तो पानी में घुल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी देखते हैं, पानी कम है ना, अगर पानी ज़्यादा है तो पृथ्वी महाभूत इसमें घुल जाएगा। अगर पानी कम है तो क्या है कि पृथ्वी महाभूत जल महाभूत को धारण कर लेगा, तो दोनों होता है ना। ये महाभूत चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कौन से महाभूत किसको विलय कर देता है। ठीक है गुरु जी। गुरु जी, अभी आपने जो बताया तो मतलब फाइनल कंक्लूजन ये है कि आमाशय में रंजक पित्त जो है वो उसका प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद प्लीहा ये लिवर में उसको रंगते, और फाइनल रंग जो है वो स्प्लीन में बनता है, तो यही माना जाएगा ना। हाँ, मतलब ऐसा है कि रंजक पित्त का अपना स्थान जो है लीवर और स्प्लीन है, ऐसा समझ लीजिए। जो आमाशय में है वो समझ लीजिए वहाँ पे उत्पादन होता है, प्रोडक्शन केवल होता है, और उसका रहने का स्थान नहीं है, ठीक है। वहाँ पे रंजक पित्त का रहने का स्थान नहीं, वहाँ पे तो पाचक पित्त का रहने का स्थान है। क्या कहते हैं, पाचक पित्त मतलब कह सकते हैं, हाँ, पाचक पित्त के बारे में भी तो बताया था मैंने। तो वहाँ पे जो है पित्त का रहने का स्थान है, मतलब रंजक पित्त का स्थान नहीं है। समझ लीजिए कि कुछ समय रहता भी है तो कहीं किराए पे रहता है,
या फिर उसका जो परमानेंट स्थान जो है लीवर और स्प्लीन ही है। वही गुरुजी रंगना जरूरी क्यों है? अगर रंगे नहीं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? फर्क तो ये पड़ रहा है ना, फर्क पड़ता है तभी तो रोगी हो रहा है ना। जैसे थैलेसीमिया पेशेंट है तो रस धातु से रक्त धातु ही नहीं बन रहा है, रंग ही नहीं हो रहा है। तो रंगने का मतलब ये है कि उसका रक्त धातु नहीं बन रहा है। रंगना मतलब कि केवल इस प्रकार से नहीं कि रस है इसको रंग दिया तो रक्त बन गया, नहीं। रस अग्नि और पाचक अग्नि, ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो पाचक अग्नि है, सॉरी यहाँ पे रंजक अग्नि है, तो रंजक अग्नि के माध्यम से ही क्या है कि उसका पूरा क्या होता है कि वो अग्नि में पकता है तब वो रंजित होता है। ऐसा नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि पानी है, अब पानी को मान लीजिए रंगना है तो क्या समय इसमें जाता है? रंग को लाएंगे पानी में घोल देंगे रंग जाएगा। इसको तो गर्म करना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इसको यहाँ पे गर्म नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको अपने शरीर में क्या होता है कि रस है, अगर रक्त में बदलना है तो सबसे पहले यानी कि रंगना है तो इसे जो रंजक अग्नि में तपना पड़ेगा, तभी परिवर्तन होता है रक्त में, है ना। और इसके बाद अच्छा आपने देखा होगा जैसे दूध है जी, ये गोमूत्र है जी, गोमूत्र का सबसे अच्छा उदाहरण लीजिए। 5 लीटर गोमूत्र लीजिए, है ना, और 5 लीटर गोमूत्र को लोहे के कढ़ाई में पकाइए जी। फिर आप देखेंगे पकते 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 थोड़ा सा बचेगा, 5 केजी से मात्र आधा केजी बचेगा, और पकते पकते लास्ट में आपको दानेदार प्राप्त होगा, सॉलिड पार्ट प्राप्त होगा। वैसे तो गोमूत्र को देखने पे कुछ नहीं पता चलता है, अरे भाई ये तो लिक्विड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सॉलिड पार्ट, लेकिन आप इसे गर्म करिए फिर आपको सॉलिड पार्ट पता चलेगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब रस है तो रस में कोई भी सॉलिड पार्ट नहीं होता है, माने है थोड़ी बहुत पर बहुत कम। पर ये रंजित जब क्या है कि रस अग्नि में पकता है, जब ये रंजक अग्नि में पकता है तो पकते पकते थोड़ा सा बचता है और इसमें सॉलिड पार्ट भी बन जाता है, जिसे RBC WBC प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो आयुर्वेद में भी कुछ कहा गया है, मैं आगे बताऊंगा RBC WBC को, है ना। तो ये है ना, विशेष रूप से और भी कंफ्यूजन क्लियर होगा ब्लड चैप्टर में, और भी समझेंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन और भी आपके मन में कुछ चल रहा होगा तो और भी आप समझेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है जी। और भी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। गुरुजी इससे पिछली बार पित्त का जो वर्णन हुआ था उसके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछ सकते हैं। उसमें पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसा आया था, तो उसका क्या मतलब निकला इसके अंदर? ये तो आज के क्लास, हाँ कल के क्लास में था, ये तो परसों के क्लास में, क्लास में तो आपने पूछ नहीं पाया था। ठीक है बता देता हूँ। देखिए यही आया था कि पक्वाशय और अमाशय के मध्य में स्थित पित्त यानी कि आपका पाचक पित्त अदृष्टवश और या पूर्व जन्मकृत कर्म के कारण। देखिए क्या है ना कि आयुर्वेद को तो इस प्रकार से जोड़ा गया है ना, मतलब कि आयुर्वेद तो क्या है कि देवताओं द्वारा प्राप्त ऐसा कुछ कहते हैं ना, हम लोग मानते हैं। तो पूर्व जन्म और पश्चात जन्म हम लोग मानते हैं आयुर्वेद में। तो ऐसा बताया गया है कि जितना अच्छा कर्म होगा, है ना, उतना ही अच्छा जो है आप अच्छे माता पिता आपको मिलेंगे। बच्चे के लिए बताया जा रहा है। और क्या है कि अच्छे माता पिता का मतलब ये है कि निरोग माता पिता मिलेंगे, यानी कि जिनका शुक्र और आर्तव अच्छा होगा, है ना। तो जितना अच्छा आपका पूर्व जन्म रहेगा, माने जितना अच्छा आपका पुण्य कर्म किया रहेगा, अच्छा कर्म रहेगा, तो आपको अच्छे घर में मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे। यानी कि ऐसे माता पिता मिलेंगे जिनके शुक्र और आर्तव अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे और उचित होंगे। और ऐसे जो है माता पिता के माने माता के गर्भ में आप आएंगे और आप निरोग रहेंगे और आपका अग्नि अच्छा रहेगा, पाचक अग्नि। तो ये जो है पूर्व जन्मकृत है कि आपकी अग्नि कितनी अच्छी है, यानी कि उसके माता पिता के शुक्र और आर्तव के ऊपर भी निर्भर करता है ना, कि अग्नि कैसी होगी। मैं आपको क्या है कि डेट ऑफ बर्थ देख करके बता सकता हूँ कि आपकी अग्नि कैसी हो सकती है ना, क्योंकि जो है माता पिता के शुक्र के आर्तव के ऊपर निर्भर करता है ना।
और किस महीने में जो है आपका रक्त धातु बना है उसके ऊपर आपकी अग्नि निर्भर करता है, आगे के सिलेबस में रहेगा, है ना। जी गुरुजी धन्यवाद। तो रक्त धातु के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, क्योंकि रक्त धातु जीवन है। रक्त धातु के बारे में मतलब क्या है कि आयुर्वेद मतलब क्या है कि आयुर्वेद में रक्त धातु का बहुत ही महत्व है ना। रक्त धातु का कह लीजिए कि रक्त धातु के ऊपर ही चिकित्सा पूरा चलता है जी, है ना। तो रक्त धातु का विशेष रूप से रक्षा करने की भी बात किया गया है। तो रक्त धातु का जो है क्या है कि जीवन बताया गया है। रक्त धातु को सब क्योंकि सबको पोषण भी देता है इस कारण से भी, है ना। और रक्त धातु का प्रकृति परीक्षण में करने में भी सहायता करता है ना। तो रक्त धातु के बारे में बताएंगे और भी ज़्यादा अभी अधिक जानकारी देंगे, क्योंकि अभी केवल पित्त के बारे में बता रहे हैं। और आगे जो है जब दोष होगा कंप्लीट तो धातु बताएंगे। तो इसमें रस धातु रक्त धातु आएगा तो धातु के बारे में वहाँ पे सब कुछ रहेगा, जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, प्लाज्मा के बारे में, सब कुछ। और इसका परमाण के बारे में कि कितना परमाण है, कितना ग्राम है, खून कितना ग्राम है, आयुर्वेद में कितना ग्राम बताया गया है, क्या आधुनिक समय के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सब जानकारी जो है ब्लड चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, समय भी हो गया है, ठीक है। तो क्या है कि कल क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि कल हम एक शिविर की तैयारी कर रहे थे, तो आज हमारा कंप्लीट हो गया शिविर आज, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और कल से कोई मतलब अगला पित्त के बारे में हम लोग जानेंगे। शांति पाठ करके आज की क्लास समाप्त करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पर बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।